हेलो एवरीवन। तो आज से हम हिंदी के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्रैश कोर्स हर एक टाइप के स्टूडेंट या वो हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर चुके हैं या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हिंदी को स्टार्ट भी नहीं किया, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम गद्य खंड के सबसे पहले चैप्टर यानी कि बातचीत के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके सारांश को देखने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। बिकॉज जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवा देंगे, 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो उसके बाद से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो देखो, बातचीत जो है वो एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार कौन है? इस निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी, यानी कि बातचीत के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतेंदु युग। और अगर आप याद करो तो जब मैंने 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया था तो उस वीडियो में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे इनमें से ही पूछे जाते हैं। इसलिए ये आप लोग श्योर रहना कि अगर आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो इस सीरीज को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करोगे, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, फिर अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 अजान एक सुजान की उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित यूरोप में है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, सारे डेटा मेरे पास अवेलेबल हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, इनमें से एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, हर एक क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा 8067 में उत्तीर्ण की थी। ठीक है, याद रखना 8067 यानी कि 1867। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो एक उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था उसका नाम था हमारी घड़ी, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? तो भट्ट जी ने प्रदीप, जो कि एक पत्रिका था, उसका संचालन 33 वर्षों तक किया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 में, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम था पार्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, फिर अब 15 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने बताया था कि बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद और धुआं निकल जाता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अब 60 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो इन्होंने हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में डैश ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो बालकृष्ण भट्ट ने बताया था कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह एडिसन का मत था, ठीक है, ये एडिसन की बातें हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये एडिसन ने कहा था। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, बात करने का हुनर किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसके बीच प्रचलित है? ये प्रचलित है यूरोप लोगों के बीच, और इसलिए बात करने का हुनर किसके पास है? ये है यूरोप के लोगों के पास, ठीक है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता। तो जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने टोटल 16 वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 16 वर्षों तक। तो देखो, अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो अब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बचता जो आप एग्जाम में सॉल्व ना कर पाओ। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि आपके सेंटर एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते, वह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही हम ये अनुभव कर पाते। तो इस तरह से समस्त सृष्टि हमें गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, और एग्जाम में आपको इसी तरह से आंसर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और आपको इतने ही वर्ड में इस क्वेश्चन को आंसर करना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। आपको ना ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है और आपको ना ही बहुत कम लिखना है, ठीक है। आपको टू द पॉइंट लिखना है, और जितने वर्ड में आपको लिखना है आपको उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करना, ठीक है। जितने वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं आपको उतने ही वर्ड में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो देखो, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। देखो, ये किसने कहा? ये कहा वेन जॉनसन ने कि अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता कभी नहीं चल पाएगा। और ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके किन चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा। तो मैंने आपको बताया था गुण दोष का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे ही बनते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सारे को मैंने कवर करवा दिया। फिर अब नेक्स्ट लाइन है, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। देखो, ये क्वेश्चन भी हमने ऑब्जेक्टिव में कवर कर लिया था कि ये किसका राय था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये राय था एडिसन का। इसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वह 2 बार कोसों दूर गई, ठीक है। तो इसका ये भावार्थ हुआ। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। जैसा कि आपको पता है ये इंग्लिश का एक वर्ड है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने की कला है। ये जो है वो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है शुद्ध कोष्ठी। ये हो गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से आंसर करना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। तो आत्मवार्तालाप का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है खुद से वार्तालाप करना, ठीक है। तो देखो, अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आत्मा वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे।
आत्मा वार्तालाप से जो तात्पर्य होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है क्रोध पर नियंत्रण करना, जिसके कारण किसी भी अदर व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति को हमारे कारण कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। तो मानव की मनोवृत्ति हमेशा बदलते रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखे, ठीक है। तो इंसान को क्या चाहिए? इंसान को चाहिए कि वो अपनी जीवा को काबू में रखे। और ये रहीम जी ने भी कहा था कि रहीमन जीवा बावरी कह गई सड़क पतार, आफू कई भीतर गई जूती खात कपार। तो ये एक मुझे दोहा याद आ गया था जो कि रहीम जी ने लिखा था, ठीक है। तो इसलिए जीवा को अपनी शांत बनाकर रखें और आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरत हो, ठीक है। तो मनुष्य को अपने जीवा को कंट्रोल कर मधुरता से भरी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे ना किसी से कटुता रहेगी और ना किसी से बैर रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का सबसे यही उत्तम तरीका है, ठीक है। ये कहा था बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव के भी लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। और ये क्वेश्चन है व्याख्या करने का। आपको पता होगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव का, जहाँ पे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वही आपसे व्याख्या करने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आपको लाइन दिया रहता है और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसको हमें व्याख्या करना है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो देखो उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 9 क्लास 10 से ही हमने इसे स्टार्ट कर दिया था कि हमें किस तरह से किसी भी भावार्थ को लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर के राइटर कौन है, मतलब उस चैप्टर के निबंधकार कौन है। तो ये किस निबंध है? ये निबंध है बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, ठीक है। परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती, यानी कि उसके अंदर की जो मनोवृत्ति है वो स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है, ठीक है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। तो अपने हृदय की चंचलता के कारण जो मनुष्य होता है वो किसी भी इंसान को कभी अपना दोस्त कभी अपना दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है और कभी कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है। मनुष्य के मन की जो स्थिति रहती है वो हमेशा बदलती रहती है। वो इस लाइन में दिया हुआ है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, ठीक है। फिर देखो, इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। वह कहता है कि आईना के समान है, ये जो है वो आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। तो इन्होंने सारा दोष मन की चंचलता को दिया है इस लाइन में। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने के लिए ये सलाह देते हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। तो ये सबसे बड़ी बात कही है बालकृष्ण भट्ट जी ने कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से आंसर करना है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको व्याख्या करने में मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया होगा 5 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बी है, और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया अब आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष नहीं होता। तो ये लाइन तो हमने 3 बार देख ली अब तक। इसका क्या अर्थ होता है अब हम ये देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, बिल्कुल सही है। निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, ठीक है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, जब वो ज़्यादा बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण होता है, ठीक है। यानी कि जब मनुष्य बहुत ही ज़्यादा वाचाल हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा बोलने लगता है तो वो उसका दोष होता है। लेकिन अगर वो संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वहाँ पे उसका गुण दिखाई देता है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, और जो चुप रहता है तो उसका चरित्र तो हमें पता चलता भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है
तो उसकी वाणी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके क्या गुण और क्या दोष हैं, ये वो खुद अपनी वाणी से प्रकट कर देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। अब इस चैप्टर का हालांकि सारांश बहुत कम पूछा जाता है इस चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर का सारांश भी क्योंकि पूछा जा सकता है और हम हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसे कवर करने वाले हैं, इसलिए हम इस चैप्टर के सारांश को भी अब देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के सारांश को देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए अगर आपको टॉपर की लिस्ट में शामिल होना है तो आपको कम से कम सारांश को अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 1 से 2 मार्क्स आपके इसमें कट ही जाते हैं। देखो, सारांश को आंसर करने से पहले आपको कुछ पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कहानी पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर दो और पूरी कहानी को उस सारांश में आंसर कर दो, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एग्जाम में सारांश का एक क्वेश्चन था और उसे मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और बस लगभग आधे से भी कम में जब कहानी मैंने कंप्लीट करा था तो 1.5 पेज कंप्लीट हो चुका था। तो उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे कम वर्ड में लिखना चाहिए था और जो इम्पोर्टेंट थे बस उन्हीं को लिखना चाहिए था। और क्योंकि मुझे कहानी को कंप्लीट करना था तो लगभग 2.5 पेज मेरे बस एक ही क्वेश्चन में चले गए, जो कि बस 5 मार्क्स का था। तो ये गलती मैंने करी और मेरे नंबर कटे थे हिंदी में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी। आपको सारांश के क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले कुछ कुछ पॉइंट को नोट कर लेना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि उस चैप्टर के कहानीकार या निबंधकार कौन है। जैसे बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, वो है बालकृष्ण भट्ट जी। फिर आप ये देखो कि इस चैप्टर में उनकी प्रमुख बातें क्या थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर के द्वारा जो सबसे अनमोल वस्तु मानव को दी गई है वो है वाक शक्ति, और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जितनी भी हमारी पूरी दुनिया है वो सबसे मतलब समझो गूंगी प्रतीत होती। कोई किसी से बात नहीं करता, सारे एक कोने में पड़े रहते। तो इसलिए जिस तरह से हमारे लिए खाना पीना, घूमना फिरना ये सारे इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से बातचीत भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। इन सारे पॉइंट्स को हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ये सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सभी को हम एक नोट कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर में भी हम एक पॉइंट्स बनाकर इसे नोट कर सकते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि विन जॉनसन ने क्या कहा था और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है, और इसके साथ ही साथ बातचीत का सबसे उत्तम तरीका हमें क्या बताया गया था। इन सारे पॉइंट को आप क्रमबद्ध तरीके से लिख दोगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको सबसे पहले किसे आंसर करना है। अब जैसे अगर आप ये पहले कर दोगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, फिर आप ये भी देख लोगे कि सबसे उत्तम तरीका क्या है, फिर आपको याद आएगा कि अरे मैंने तो ये भी पढ़ा था कि बातचीत के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी बातें रहती हैं सारे भाव बनकर निकल जाते हैं। तो ये आप उसके बाद में से करोगे तो इससे आपकी पूरी सारांश ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप सारे पॉइंट्स को लिख दोगे, उसके बाद आप क्रमबद्ध तरीके से आप सारे क्वेश्चन को आंसर करोगे। जैसे कि हमारी जो जितनी भी बातें रहती है वो सारे भाव बनकर निकल जाते हैं, और इसके साथ ही साथ जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा गुण दोष प्रकट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप सीरियल वाइज जब लिख दोगे फिर आप सारांश को जो आंसर करोगे वो सबसे बेस्ट होगा। और फिर टीचर भी आपको 5 मार्क्स देने से कतराएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप इसे डिजर्व करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारांश को आंसर करना है। अब यहाँ पे किस तरह से हम इसे आंसर करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप बस इसे ही आंसर करो। अगर आप अपने लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो तो आप करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको सीरियल वाइज यानी कि अच्छे तरीके से आंसर करना है, और इसके साथ ही साथ आपको ज़्यादा कट नहीं करना। ठीक है, इन सारे बात का आप नोट कर लो, आपको ध्यान रखना है। फिर है तो हम इस चैप्टर के सारांश को किस तरह से आंसर करेंगे। हम आंसर करेंगे कि प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु जो कि वाक शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल करने को कहते हैं। और ये कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का, इस गूंगी दुनिया का क्या हाल होता। सब लोग जैसे लुंजपुंज अवस्था में एक कोने में पड़े रहते हैं। और लेखक जो हैं वो बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। ये बताते हैं कि जैसे हम घरेलू बातचीत करते हैं, जो हम अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं, वो मन रमाने का एक तरीका होता है। और मनुष्य अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए जिस तरह से खाता पीता है, चलता फिरता है, उसी तरह बातचीत भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और हमारे मन में जो कुछ भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाव बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आपको सीरियल वाइज आंसर करना है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही
मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वो कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल ही कह पाएगी। यूरोप के लोग को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका ये मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि हम अपने आप पर बात कर लिया करें, यानी कि हम आत्म वार्तालाप कर सकें। ये सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को आंसर कर, और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे आंसर किया है आपको सारे आंसर को एकदम याद करना पड़ेगा, और सेम यही आपको एग्जाम में भी आंसर करना है। अगर आप चाहो तो आप अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में आंसर कर सकते हो। बस आप इस बात का ख्याल रखना कि आप अपने एग्ज़ाम में जो भी वर्ड आप लिखोगे सारे करेक्ट लिखना, यानी कि आपको उन्हें कट करने की ज़रूरत ना पड़े। जितना ज़्यादा आप कट करोगे एग्जाम में आपके मार्क्स उतने ही घटेंगे। इसलिए आप सारे वर्ड्स को अच्छे से लिखना, किसी वर्ड्स को गलत मत लिखना, और साथ ही साथ जितने ही पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे को आपको सीरियल वाइज लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट पॉइंट को लास्ट में लिख दो और लास्ट पॉइंट को फर्स्ट में लिख दो, ठीक है। तो ये गलती से आप बचना, इन सिली मिस्टेक को आप मत करना एग्जाम में। फिर उस केस में भी आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बातचीत के कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया है, यानी कि गन कट के फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसी वीडियो में कंप्लीट भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।